बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएसए वर्क वीज़ा H1B क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, 2020 के हवाले से इसकी क्या डिटेल है, कैसे अप्लाई करेंगे, कितने अरसे के लिए वैलिड है, क्या आप अपनी फैमिली को भी यूएसए इसी वीज़े पे लेके जाएंगे, और अगर तमाम लेके जाएंगे तो फिर उसकी क्या कंडीशंस होंगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह प्रोसेस होगा, ख़ास तौर पे फीसेस भी कुछ इन्वॉल्व हैं कि नहीं, ये तमाम बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए वर्क वीज़ा H1B के हवाले से, और इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि दो बातों का दिमाग में ख्याल रखा करें। एक, होमवर्क, कोई जल्दी नहीं है। अगर ये पॉलिसी अभी आई होती है, कोई मैं बात कर रहा होता हूं, तो मतलब ये नहीं होता कि कल अप्लाई करना है। होमवर्क ज़रूरी है, और मैं आप लोगों से जो बातें कर रहा हूं इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो वीडियोस आप देख चुके हैं, जो इस चैनल पर पुराने हैं वो देखते रहते हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ये तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए है, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखें। ये तमाम वीडियोस आप लोगों की नॉलेज के लिए है, आप लोगों के इल्म के लिए है, ताकि आप ये जो मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स जो 20-50 लाख बोल रहे होते हैं, करना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन बोलते हैं तो बचने के लिए है। यूएसए वर्क वीज़ा H1B की रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए। जो कौन लोग एलिजिबल हैं, तो वो सबसे पहले एज पर यूएसए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एज पर यूएसए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ जाएं, तमाम बातें समझ में आ जाएं, तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा इस वीडियो को यहीं पे। लेकिन अगर समझ में नहीं आएंगी तो फिर मैं पार्ट 2 दे दूंगा। ग्रेजुएट ज़रूरी है। नंबर 2, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड के आप स्पेशलिस्ट हों। अब ये कंडीशन उसमें शामिल है कि आपने कितने अरसे काम किया है उस फील्ड में, लेकिन आप स्पेशलिस्ट हों अपनी फील्ड के, और ये आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करें कि दिस पर्सन इज ए स्पेशलिस्ट इन दिस। जाहिर सी बात है, एक टाइम एक्सपीरियंस भी होता है और एक आपके डिग्री डिप्लोमास भी होते हैं, तो अलग अलग मामले में आपको हम मान सकते हैं कि ही इज अ स्पेशलिस्ट। फिर ये वीज़ा मिलता कितने अरसे के लिए है, तो दिमाग में रखिएगा, ये वीज़ा मिलता है 3 साल के लिए। ठीक है। जो एक और कंडीशन थी, मेरा ख्याल है मुझे वो इसका वीज़ा का नाम भूल गया है, तो वो 11 महीने के लिए या साल से ऊपर भी नहीं मिलता है। लेकिन ये वीज़ा इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि नंबर 1, एक तो ये 3 साल के लिए होता है, उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो उसको मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है, तो ये हो गए 6 साल। उसके बाद मजीद 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। अगर आप इस वीज़े पर भी रहेंगे तो आप कम से कम 10 साल तो रह सकते हैं, मगर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बिकॉज 3 साल के बाद यू कैन कन्वर्ट योर वीज़ा इन ग्रीन कार्ड, इन PR। ये तमाम चीज़ें इस वीज़े में अलाउ हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर PR, फॉर पासपोर्ट, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती है। इसलिए 10 साल तक बात जाती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है और अपने कदम जमाने होते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये सवाल आता है कि फैमिली को मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जवाब है इसका यस, आप अपनी फैमिली को वहां मूव कर सकते हैं। वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम है, और अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो वो H4 वीज़ा पे जा सकते हैं। तमाम बच्चे H4 वीज़ा पे जाएंगे, इंक्लूडिंग योर वाइफ भी H4 वीज़ा पे होंगी। H4 वीज़ा के अंदर की सहूलियात ये हैं कि अगर वो स्कूल गोइंग हैं तो वो स्कूल जा सकते हैं, उस वीज़ा में स्कूल उनको अलाउ है। उस वीज़ा में आप और आपके बच्चे, आपकी वाइफ बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें भी उनके लिए अवेलेबल हैं। अब आपको एक मज़ीद बात भी बता दूं कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं और उनकी वाइफ को जानते हैं, उनकी वाइफ भी जो मेलेनिया हैं, ये भी H1B पे आई, मॉडल थी ये, और ये इसी वीज़े पे सबसे पहले आई थी। बाद में जो उन्होंने किया आपके सामने है, आज वो फर्स्ट लेडी हैं। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट स्पॉन्सर ओवर देयर। तो आपको यानी कि अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ वहां पर अपने अप्लाई करना है। यहां पर मुझे एक बात जरूर बोलनी है, वो ये है कि कुछ लोग तो
कोशिश शुरू कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर ये कहकर बात को खत्म करते हैं कि सर मिलती नहीं है जॉब। तो मैं आपको जो है इसके एग्जाम्पल्स अब देना शुरू कर दूंगा कि जिन लोगों को मिलती है जॉब। अब वो जो मिलती है जॉब वो जो लोग डिजर्विंग होते हैं, तो ये स्पेशलिस्ट जो हैं, ये डिजर्विंग केस की बात हो रही है कि आपको स्पॉन्सर को ढूंढना है और वहां अप्लाई करना है। स्पॉन्सर करेगा क्या? जो एम्प्लॉयर है वो आपका सबसे पहले अप्रूवल लेगा LCA से, और उसके बाद वो फॉर्म भरेगा I-29 का, और इसके बाद वो आपकी रिज्यूमे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड हों डिपार्टमेंट से, और एप्लीकेशन और आपकी फीस, वो तमाम वहां पर सबमिट करवाएगा। ये तमाम चीजें वहीं हो रही हैं क्योंकि पटिशन जो है वो वहीं से जमा हो रही है। और आखिरी स्टेप आपका है कि आपको वीजा अप्लाई करना है जब वहां से अप्रूवल आ जाए। अब अप्रूवल आ जाए तो इसके बाद कोई फीस है? यस, उसकी फीसेस हैं। बेस फाइलिंग जो फीस है दैट इज $300। उसके बाद ACWIA की फीस है। अगर जिस कंपनी में आप जमा करवा रहे हैं, अगर वहां पर जो एम्प्लॉई हैं उनकी तादाद 25 से कम है तो $750 है, और अगर उनकी तादाद 25 से ज़्यादा है तो फिर $1500 फीस अप्लाई होगी। और एक फीस और है, उसको हम कहते हैं प्रीमियम फीस। अगर आप वो कंपनी ये बात प्रूफ करने में नाकाम हो जाए कि इस बंदे को बुलाए बगैर मेरा काम यहीं से हो सकता था, अगर ऐसी बात वहां पर होती है जिसको हम प्रीमियम में डाल दें, तो फिर वहां पर उसको तकरीबन $1225 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ये लिख दिया जाएगा कि जी आप जो पर्सन मांग रहे हैं इसका इंतजाम तो यहां भी हो सकता था। अब याद रखिएगा कि हमेशा यूएसए जो है वो कोटे पे काम करता है, तो उन्होंने एक नंबर रखा होता है कि जी मिसाल है फॉर एग्जांपल कि जी 20,000 लोग आ सकते हैं। अब 20,000 लोग आ सकते हैं का मतलब है कि 20,000 लोग ही आएंगे, बेशक अप्लाई करने वालों की तादाद 1 लाख हो, ठीक है ना। अप्लाई करने वाली तादाद 10 लाख भी होगी तभी 20,000 आएंगे। अब क्या करें वो काम कि जहां हम कहें कि जी वो 20,000 लोगों को लाना है, तो इसकी कोई ऐसी कंडीशन उनके पास नहीं कि वो बोलेंगे जी हम सिलेक्ट करते हैं कि हम बेहतर पर्सन कौन है, क्योंकि बेटर पर्सन सारे ही हैं। जो 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, बेटर पर्सन सारे ही होंगे तो अप्लाई करेंगे ना, उनकी अप्रूवल किसकी आएगी। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर इसके अंदर रखा गया है लॉटरी सिस्टम, कि वो सारे नामों को लॉटरी में डालते हैं, कंप्यूटराइज उसकी लॉटरी होती है, और 20,000 जो नाम आ जाते हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी ये दे आर, हम इन लोगों को वीजा देने के लिए एलिजिबल करते हैं, ये अब आखिरी फाइनल स्टेज पार कर गए हैं और इनको हम वीजा देने को तैयार हैं। अब आपको ये सवाल आएगा कि सर मामला लॉटरी पे आ गया, मेरे पास हो गया होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप वहां जाएंगे, आप वहां पढ़ेंगे, तो आपको वो बताएगा कि फीस उसी की चार्ज होगी जिन लोगों का नाम लॉटरी में आएगा। जिन लोगों का नाम नहीं आएगा वो अपना रिफंड क्लेम करके, क्लेम फॉर्म भर के अपना पूरा रिफंड वापस लेंगे, उनको वो फारिग कर देंगे। लेकिन फारिग करने का मतलब ये है कि सेकेंड ईयर दे कैन अप्लाई। अब यहां पर एक पॉइंट मुझे जरूर डालना है, वो ये है कि जो लोग एज पर यूएस से मास्टर डिग्री होल्डर होंगे या इससे भी ऊपर होंगे, तो वो हर दफा की लॉटरी में उनका नाम आएगा, यानी कि हर दफा को डाला जाएगा, उन्हें आप कभी भी रोक नहीं सकते। तो वो जो ग्रेजुएट हैं वो तो समझ लें कि उनको तो गुजरना पड़ेगा एक प्रोसेस से, लेकिन जो मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।